चलिए एक ऐसी जमीन की कल्पना करते हैं जहां आज से 4000 साल पहले पूरी तरह से प्लान किए हुए शहर थे और आज वही जगह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो सवाल यह है कि इन हजारों सालों के सफर में एक प्राचीन सभ्यता से एक आधुनिक राष्ट्र तक व्यवस्था या ऑर्डर के इस आइडिया ने भारत को कैसे बनाया। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये पहचान का सवाल है। ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि ये उन नियमों, उन स्ट्रक्चर्स और उन आइडियाज़ की है जिन्होंने इस उपमहाद्वीप के लोगों को कभी एक साथ बांधा तो कभी बांटा भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी मूलभूत व्यवस्था से। प्राचीन ग्रिड और सामाजिक संहिता। जरा सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग शायद खानाबदोश की जिंदगी जी रहे थे, तब यहाँ एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो पूरी तरह से प्लान किए हुए शहरों में रह रही थी। हड़प्पा सभ्यता ने शहरी व्यवस्था का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जो अपने समय से सदियों, जी हाँ सदियों आगे था। तो ये सिर्फ ईंट और गारे की बात नहीं थी। आप सोचिए, एक ग्रिड पैटर्न, एक जैसी स्टैंडर्ड साइज की ईंटें और इतना एडवांस्ड ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कोई मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी थी, एक कमाल की प्लानिंग और दूर की सोच थी। ये फिजिकल दुनिया में एक व्यवस्थित समाज बनाने का पहला बड़ा प्रयोग था। तो शहरों की इस फिजिकल बनावट के साथ साथ एक और व्यवस्था शक्ल ले रही थी, और वो थी सामाजिक और दार्शनिक व्यवस्था। इसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ समाज को बांटने का एक तरीका नहीं था, बल्कि इसे एक कॉस्मिक ऑर्डर यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और हर इंसान को समाज में एक रोल देने के तरीके के तौर पर देखा गया। तो सिस्टम ने समाज को मोटे तौर पर 4 भूमिकाओं में बांटा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ब्राह्मणों का काम था ज्ञान और पूजा पाठ से जुड़ा, क्षत्रियों का काम था राज करना और रक्षा करना, वैश्यों का व्यापार और खेती बाड़ी, और शूद्रों का समाज की सेवा करना। ये एक आइडियल स्ट्रक्चर था जिसका मकसद समाज में एक बैलेंस बनाए रखना था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस व्यवस्था के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक मकसद था। ये कर्म के सिद्धांत से जुड़ा था। मतलब ये माना जाता था कि अगर कोई अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करे तो उसकी आत्मा को जन्म वर्ण के इस चक्र से मोक्ष मिल सकता है। इसने समाज में हर व्यक्ति के रोल को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ दिया। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है साम्राज्यों के दौर में। यहां हम शक्ति के चक्र को देखेंगे। मतलब छोटे छोटे समाज से अब हम बड़े बड़े राजनीतिक सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स के आने से बहुत बहुत पहले ये जमीन बड़े बड़े और ताकतवर साम्राज्यों का घर थी, जैसे मौर्य साम्राज्य, जिसने पहली बार उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को एक किया। फिर आए गुप्त, जिनका दौर क्लासिकल पीरियड कहलाता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, और फिर मुगलों ने शासन करने के अपने अपने दमदार मॉडल बनाए। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक बाहरी ताकत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां आई और उसने एक बिल्कुल नई व्यवस्था थोपनी शुरू कर दी, जिसने सदियों से चले आ रहे बैलेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। शुरुआत तो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे लड़ाइयों और संधियों के जरिए ये एक रूलिंग पावर बन गई। आप देखिए, सूरत में एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट से शुरुआत करके पंजाब पर कब्जा करने तक का सफर, ये एक बिजनेस से एक साम्राज्य बनने की कहानी है। 1857, बस ये एक साल, ये वो साल था जिसने भारत और अंग्रेजों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा विद्रोह जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो 1857 के विद्रोह का नतीजा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। अब ये सिर्फ शासक बदलने की बात नहीं थी, ये पूरी की पूरी व्यवस्था का बदलना था। अब एक कंपनी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य सीधे सीधे राज कर रहा था। अब इस नई शाही व्यवस्था ने एक नए संघर्ष को जन्म दिया, और ये संघर्ष था अपनी खुद की व्यवस्था यानी स्वव्यवस्था के लिए। ये पहली बार था जब इस जमीन के लोग एक मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर एक साथ आए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक संगठित आवाज की शुरुआत थी। शुरू में तो मांगे छोटी थी कि साम्राज्य के अंदर ही हमें और अधिकार मिले, लेकिन जल्द ही ये आवाज पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदल गई। आज़ादी का ये सफ़र काफ़ी लंबा था और इसके कई पड़ाव थे। पहले तो अर्जियों और सुधारों की मांगे थी, फिर ये विरोध में बदला। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया।
फिर गांधी जी आए और ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया जिसमें असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे हथियार थे। और आखिर में 1942 में एक सीधी मांग रखी गई, भारत छोड़ो। तो दशकों के इस संघर्ष के बाद आखिरकार एक नया दौर शुरू हुआ, एक गणतंत्र का जन्म, एक नई संवैधानिक व्यवस्था का उदय। 15 अगस्त 1947 वो तारीख जब स्वशासन का सपना सच हुआ। ये एक ऐतिहासिक पल था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बंटवारे की एक बहुत बड़ी त्रासदी के साथ आया और इसने इस नई आज़ादी की जटिलता को भी दिखाया। और फिर 26 जनवरी 1950 को अपनी व्यवस्था बनाने का ये संघर्ष अपने मुकाम पर पहुंचा। भारत का संविधान अपनाया गया। इस दस्तावेज ने एक नए गणराज्य की नींव रखी, एक ऐसी व्यवस्था जो अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों को तो मानती थी, लेकिन जिसका भविष्य उसके अपने लोकतांत्रिक आदर्शों पर लिखा जाना था। तो हड़प्पा की उन प्लान की हुई सड़कों से लेकर आज के इस आधुनिक संविधान तक ये व्यवस्था की एक कमाल की कहानी है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी भी सभ्यता के सफर में निरंतरता, बदलाव और अपनी किस्मत खुद लिखने की ये जो जिद होती है, उसका असली मतलब क्या है।